गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जो है कॉमन पेपर का टेस्ट नंबर 10 का जो है डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। ठीक, इनिशियली स्टार्ट हो रहा है तो एक एक करके आप लोग जुड़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, किसने किससे मद्रास की जगह प्राप्त की, यानी मद्रास का पहले नियंत्रक कौन था और किसे मिला। तो ये चंद्रगिरी के राजा थे, उनके अधिकार क्षेत्र में था और फ्रांसिस डे ने लिया था चंद्रगिरी के राजा से। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर सी है। सी जो है फर्स्ट का करेक्ट आंसर है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट का सी है। फ्रांसिसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को प्राप्त किया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, ये कह रहा है। यहां आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हुई है। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी, हैदर अली की जीत हुई थी। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि अंग्रेजों को किसी ने हराया था साउथ इंडिया साइड में, तो वो था हैदर अली। तो हैदर अली पराजित नहीं हुआ बल्कि वो विजित हुआ, है ना। तो पूछ रहा है कि कौन सुमेलित है, तो है नहीं, गलत हो गया। यहां होना चाहिए था हैदर अली जीत गया। ठीक, अंग्रेजों की हार हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की तरफ अगर हम आते हैं, ठीक है, तो यहां पर ये 1780-84 इस टर्म में अगर देखा जाए तो इसमें क्या हुआ था कि हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित नहीं किया। हालांकि अंग्रेज हारने को थे लेकिन पराजित नहीं हुए थे, ये हम नहीं कह सकते हैं, ये लाइन भी गलत है। और यहां अंत में क्या रिजल्ट आया था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पोर्ट नोवा का युद्ध हुआ था। पोर्ट नोवा का युद्ध, और ये कब था, 1781, है ना। इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ठीक, दूसरा ये भी पॉइंट गलत है। उसके बाद तृतीय, इसमें लिखा हुआ नहीं है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। संधि अंग्रेज तथा टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। ठीक, ये 1792 की बात है ये। उसके बाद चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, यानी उसकी मौत हो गई। सही सुमेलित करेक्ट आंसर हमारे पास सी निकल के आ रहा है। करेक्ट आंसर जो सेकंड का है सी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें से टीपू सुल्तान जो है, टीपू सुल्तान, इसके बारे में 2-3 बात याद रखना है। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का इसने वृक्ष लगवाया था। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, पहला पॉइंट ये। दूतावास की स्थापना की। युद्ध में सर्वप्रथम रॉकेट का प्रयोग किया। ये सारे काम टीपू सुल्तान के द्वारा किए गए थे। तो सेकंड का हमारे पास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सेकंड का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी है। करेक्ट आंसर जो है वो सी है। ठीक है, सी है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3। रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है। गलत पूछ रहा है। वह शुद्ध वैदिक सिद्धांत को मानता था, यह पॉइंट सही है।
उसका उद्देश्य मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास था। ये पॉइंट भी सही है। आध्यात्मिक विकास को लेकर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, कि भारतीय लोग अपनी संस्कृति से जुड़ के अपने आध्यात्म का विकास कर सके। वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था, ये पॉइंट गलत है। मूर्ति पूजा का निषेध रामकृष्ण मिशन नहीं करता था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है सी, थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है और गलत पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर सी हो गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ दत्त था इनके बचपन का नाम। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत और तत्वबोधिनी जैसे पत्रिका का प्रकाशन किया था। प्रबुद्ध भारत इंग्लिश लैंग्वेज में थी, इंग्लिश में, और तत्वबोधिनी जो थी ये बांग्ला में थी, बांग्ला भाषा में थी। ठीक है, तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया था। स्वामी विवेकानंद का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है पूर्व का आध्यात्मवाद तथा पश्चिम का भौतिकवाद मिलकर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, उसे जीवन जीने का एक रास्ता दे सकता है। तो ये जो पॉइंट एक्चुअली में है ना, ये सभी पॉइंट्स रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। 1893 में 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। इनकी एक शिष्य थी जिसका नाम था नवेदिता। नाम नवेदिता था। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी क्लास में सर? ठीक। तो नवेदिता जो है विवेकानंद की एक शिष्य थी। ठीक है, सिस्टर नवेदिता। थर्ड के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। उन्होंने अंग्रेजों की अच्छी भावनाओं एवं उचित न्याय पर भरोसा था। यह बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सही पॉइंट। उन्हें भरोसा था। उनका मानना था कि कांग्रेस को समाज सुधार पर प्रश्न लोगों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। पॉइंट गलत है। वो ऐसा मानते थे कि समाज सुधार से संबंधित जितने मुद्दे हैं, चाहे वो सती प्रथा का मुद्दा हो या फिर विधवा विवाह का हो, पुनर्विवाह का हो, ठीक है, बाल विवाह का हो, छुआछूत का हो, जो समाज सुधार के प्रश्न हैं, ये एक्चुअली में ये नहीं कि लोग ही करेंगे, इसको लोगों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। ये पॉइंट गलत है। उनका कहना था कि ये अपने कंट्रोल में कांग्रेस नहीं ले और ये समाज के लोगों के ऊपर छोड़ दे, समाज उसका सही तरीके से निवारण करेगा। तो ये वाला पॉइंट जो है गलत है। सेकंड, ठीक है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। तीसरा, अपनी मांगों की पूर्ति हेतु उनका संवैधानिक तरीकों में विश्वास था। ये बात सही है। वो संवैधानिक तरीके से ही किसी काम को करवाना चाहते थे ब्रिटिश से, अंग्रेजों से। इसीलिए कई प्रकार की संस्था उन्होंने बनाई थी और उस संस्था का काम जो है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने की थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये जो संगठन है 1851 में बना था, इसका काम ही यही था, संवैधानिक तरीके से डिमांड करना। ठीक है,
उन्होंने किसी भी मौके पर किसी भी विषय में भारत में ब्रिटिश शासन को अभिशाप नहीं माना। ये 100% गलत है। उन्होंने अभिशाप माना था। क्या माना था आप जानते हैं? धन निष्कर्षण का सिद्धांत उन्होंने दिया था, धन निष्कर्षण का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी। और उसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन जो है भारत को लूट रहा है, ब्रिटेन भारत के धन को लूट रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो यहां पे वो अभिशाप मानते हैं, आर्थिक व्यवस्था जो है ब्रिटेन की उसको वो अभिशाप मानते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। वह ब्रिटिश सुधारों के बहिष्कार की अपेक्षा उन्हें लागू किए जाने के पक्ष में थे, ये बात सही है। उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो सुधार किया जा रहा है उसको किया जाए, है ना, उसको बहिष्कार न किया जाए। तो यहां पर 3 पॉइंट तो सही निकल के आया, 1, 3 और 5, सेकेंड और फोर्थ गलत निकल के आया। तो करेक्ट आंसर हमारे पास निकला बी, सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, ये बी निकला। ठीक, दादा भाई नौरोजी से संबंधित ये पॉइंट्स था। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? स्वदेशी आंदोलन का संबंध है 1950 के बंगाल विभाजन से। बंगाल का विभाजन कर्जन के टाइम पे किया गया था। ठीक है, बंगाल में उभरते राष्ट्रवादी विचारों को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। करने के लिए 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा होती है, विभाजन की घोषणा होती है और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हो जाता है। विभाजन हो गया या कर दिया गया। इसी 16 अक्टूबर 1905 को संपूर्ण बंगाल में रक्षाबंधन मनाया गया था। लोगों ने मनाया था कि चाहे बेशक सरकार ने हमें बांट दिया हो, लेकिन हम लोग एक साथ हैं। ठीक है, ये हुआ था। अब इस 1950 के बंगाल विभाजन, इस बंगाल विभाजन को 1911 में हार्डिंग, उस समय था वायसराय, हार्डिंग के टाइम पर रद्द कर दिया गया था, रद्द किया गया 1911। अब यहां बात को समझिए, 1950 का जो 5 का बंगाल विभाजन है, इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1905 में। ठीक है, इस स्वदेशी आंदोलन में बहिष्कार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था। बहिष्कार वस्त्र का, बहिष्कार स्कूल का, अदालत का, सरकारी नौकरी का, इन सब चीजों का, सरकारी नौकरी, इन सब चीजों के बहिष्कार की बात हुई थी। ठीक है, इस स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया। महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था, ये भी आप याद रखेंगे, भाग लिया था। आत्मनिर्भरता तथा आत्मशक्ति का पाठ लोगों को इस आंदोलन ने पढ़ाया, इस आंदोलन ने सिखाया। क्या इसका मतलब हुआ कि जब हम बहिष्कार करेंगे तो खुद से अपना सामान बनाएंगे, और हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम सामान को खुद से बना के और आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ये भारतीय लोगों को पहली बार ये सोच विकसित करने का काम इस आंदोलन के द्वारा किया गया। इसीलिए यहां पर आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति शब्द का उपयोग किया जाता है। यहां एक बात और ध्यान रखना है, स्वदेश बांधव समिति जो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा स्थापित की गई थी, कुमार
दत्त के द्वारा स्थापित की गई थी स्वदेश बांधव समिति ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है बी, 1905 का बंगाल विभाजन। 5 का करेक्ट आंसर है बी। 5 का करेक्ट आंसर है बी। ये पीआरटी का है। ये पीआरटी के, देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये पीआरटी के दाम पे टेस्ट यहां पे चल रहा है। इसके साथ उसमें आपने देखा होगा कि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 ये सबके कॉमन पेपर के लिए एक्चुअली में टेस्ट होता है। ठीक है, पीआरटी के लिए केवल 2-3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट का और रीजनिंग के 8 क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा होते हैं। बाद बाकी कॉमन पेपर जितने हैं टीआरई के लिए उन सबके लिए ये होता है। ठीक है, तो इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि पीआरटी के लिए है कि केवल पीआरटी के लिए है या किसी और के लिए है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन यार मैं बार बार बोल रहा हूं पीआरटी के लिए तो है ही है, लेकिन केवल पीआरटी के लिए नहीं है। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए कॉमन पेपर है। कंसेप्ट को क्लियर रखना है और पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगाना है। ठीक है, इस डिस्कशन से सबको उतना ही फायदा होने वाला है। सबके लिए बनाया गया है, डिजाइन किया गया क्वेश्चन, ध्यान रखना है इसको। 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था कि बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करके वैधानिक आंदोलनों पर रोक लगाना। यह सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है इसका, रॉलेट एक्ट का। अब यहां समझिए बात को। रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई थी, पहली बात। दूसरी बात, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून इसको कहा गया था। कानून कहा गया था। 6 अप्रैल 1913 को महात्मा गांधी ने इस एक्ट के विरोध में आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन प्रारंभ किया, ध्यान दीजिएगा इस बात को, प्रारंभ किया। सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई थी, इसी में पूछा जाएगा क्वेश्चन। सत्याग्रह सभा की स्थापना जो की गई थी वो कब, मतलब किस टाइम पर? तो रॉलेट एक्ट के विरोध के टाइम पे सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई। उसके बाद 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध इसी एक्ट के विरोध से था। जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार किया गया था तो लोगों ने उसका विरोध करने के लिए ये एक बैठक बुलाई थी जालियांवाला बाग, और ये बैसाखी के दिन था। बैसाखी जो पंजाब का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, ये घटना हुई थी। ठीक है, तो इन सब का संबंध रॉलेट एक्ट से था। ठीक, जालियांवाला बाग जो है इसकी जांच के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसकी जांच के लिए हंटर आयोग बनाया गया था अंग्रेज के द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर 6 का निकला सी। 6 का करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास सी निकल के आया, सी। 7, नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम कूट से ज्ञात कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, क्रिप्स मिशन 23 मार्च को पहुंचा भारत 1942। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? पहले फर्स्ट होगा, फर्स्ट के बाद सेकंड होगा, सेकंड के बाद 4 होगा, फर्स्ट सेकंड 4 फिर 3। करेक्ट आंसर ये हो गया। करेक्ट आंसर आपके 1 2 4 3। करेक्ट आंसर ये है 1 2 4 3। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात कर ले तो ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। महात्मा गांधी
के द्वारा प्रारंभ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सत्याग्रही कौन थे, ये याद रखेंगे आप। सत्याग्रही विनोबा भावे थे, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मादत्त, ये 3 सत्याग्रही थे। ठीक है, यहां पर क्रिप्स मिशन की बात अगर की जाए तो क्रिप्स मिशन जो है ये संविधान सभा के निर्माण को लेकर आया था। संविधान सभा के निर्माण को कैसे किया जाएगा इसकी बात को लेकर आया था। ठीक है, भारत एक संघ के रूप में होगा, जिस संघ का निर्माण होगा ऐसा उसका कहना था। ठीक है, तीसरा पॉइंट था कि जो इकाई संघ में शामिल नहीं होना चाहती है, नहीं होगी, वो अलग रह सकती है, वो अलग रह सकती है। यही वो पॉइंट था जिसको लेकर कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था क्रिप्स मिशन को। ठीक है, इसका मतलब भारत का विभाजन की बात ये एक्चुअली में कह रहा था। ठीक, मुस्लिम लीग ने कहा कि क्लियरली भारत के विभाजन की बात नहीं है, पाकिस्तान की चर्चा नहीं है, इसीलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं। तो क्रिप्स मिशन एक्चुअली में एक फेल मिशन था जो 23 मार्च 1942 को भारत आया था। ठीक है, ये जहां तक बात रह गई सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि साबरमती से दांडी तक की यात्रा हुई थी। इसमें महात्मा गांधी की इसमें 78 अनुयायी साथ थे, 78 अनुयायी थे। ठीक है, 240 कहीं कहीं 241 भी मिलता है मील की यात्रा 24 दिन में पूरी हुई 24 दिन में पूरी हुई। 12 मार्च 1930, 5 मार्च 1930, 6 मार्च को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो कुल मिला के करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है 7 का करेक्ट आंसर जो है वो आ रहा है ए। 7 का करेक्ट आंसर आ रहा है ए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, 8 की ओर। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये सहायक संधि लेके आया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले कई राज्य थे। सबसे पहला हैदराबाद, अवध, पेशवा, तंजौर, सिंधिया, भोसले, ये सभी थे। ठीक, इन सभी ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि में पॉइंट क्या क्या था? पहला पॉइंट था ये था कि देसी रियासत अंग्रेज सैनिक की एक टुकड़ी स्वयं के खर्च पर रखेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पहला ये, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि कोई भी रियासत बिना अंग्रेज के अनुमति के किसी अन्य विदेशी राज्य से
संबंध नहीं बना सकती है, संबंध नहीं बना सकती है। इस प्रकार से देखा जाए तो देसी रियासत ने अपनी संप्रभुता अंग्रेजों को सौंप दी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों को सौंप दी। पहले ये स्वतंत्र थे, अपने तरीके से काम कर सकते थे देसी रियासत वाले। अब जब वो सहायक संधि के अंदर आ गए तो इनकी कोई संप्रभुता नहीं बची, क्योंकि अंग्रेज के अकॉर्डिंग ही वो अपनी सारी व्यवस्था चलाएंगे। तो यहां क्वेश्चन आ सकता है कि सहायक संधि जो वेलेजली का था है, उसके तहत निम्न में से कौन सा एक कार्य हुआ था? तो ये कार्य हुआ था कि देसी रियासत ने अपनी सॉवरेनिटी को अंग्रेजों को सौंप दी थी। करेक्ट आंसर यहां पर 8 का निकल के आएगा कि हां, किस संधि पर, हैदराबाद की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? तो वो था निजाम अली। नाम उसका क्या था? निजाम अली। 8 का करेक्ट आंसर बी, निजाम अली उसका नाम था। करेक्ट आंसर यहां पर बी आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य पूछ रहा है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये पॉइंट तो सही है, क्योंकि भारत जो है इसका ये क्षेत्रफल है, और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, कनाडा, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और रूस के बाद ये 7वां सबसे बड़ा देश है। टोटल वर्ल्ड के क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास है, जबकि 17.5% पॉपुलेशन यानी जनसंख्या यहां निवास करती है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये पॉइंट भी सही है। ठीक है, जो सेंसस है उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना, ये आगे देखना है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये पॉइंट गलत है, तो करेक्ट आंसर सी निकला। सूर्योदय मिजोरम में ना होके कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, तो सी पॉइंट में क्या हो गया? सूर्योदय सबसे प्रमुख जो होगा वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें डोंग वैली है, डोंग घाटी या डोंग गांव भी कहते हैं, वहां सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, और यहां पे जो पूर्वी बिंदु है, अंतिम सीमा भारत की वो किबिथु है। किबिथु कहां? अरुणाचल प्रदेश में ही है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, किबिथु। और सबसे अगर पश्चिमी भारत की देखें, भारत की पश्चिमी बिंदु, पश्चिम का सबसे अंतिम, तो वो है गोहाड़ मोती, और ये गुजरात में है। इन दोनों के मध्य 2 घंटे का अंतर है। यानी अगर अरुणाचल प्रदेश में आप देखें, अगर 4 बजे के आसपास सूर्योदय हो जाती है, तो गुजरात में जाके वो 6 बजे के आसपास होगी, मोटा मोटी अनुमान। 2 घंटे का अंतर है पूर्वी और भारत की पश्चिमी बिंदु में। ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पर सी निकला 9 का, कि सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। 9 का करेक्ट आंसर यहां पर सी है। ठीक है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, यही तो आंसर सही हो गया, क्योंकि नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि कहां है? सिक्किम में है, सिक्किम में है। ठीक है, लिपुलेख, नीति, माना, ये सब उत्तराखंड में है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रोहतांग
सीपी किला, पाड़ालाचा, ये सब कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। ये भी पॉइंट सही है। ठीक है। पीर पंजाल तथा बनिहाल कहां? जम्मू एंड कश्मीर। काराकोरम तथा जोजिला कहां? लद्दाख में। लद्दाख में। ठीक है। तो ये जो है कुछ दर्रे हैं। इन दर्रों को बार बार आपको रिपीट करना होगा क्योंकि ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार याद हो गया तो फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल रखा हुआ रहता है। ठीक है। तो 10 का करेक्ट जो आंसर हमारे पास निकला नाथुला, जो कि सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। ठीक है। 10 का करेक्ट आंसर है ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय के हिमनद के पिघलने की गति क्या है? हिमालय के हिमनदों के पिघलने की जो गति है वो सबसे तेज है। ये ध्यान रखिएगा। जो हिमालय के ग्लेशियर्स हैं वो काफी तेजी से पिघल रहे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक। तो सबसे अधिक इसका करेक्ट आंसर होगा और ये भारत में टेंशन का विषय है। ठीक है। हिमनद यानी ग्लेशियर, ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो इसमें से सियाचिन, बाल्टोरो, विस्पर, ये 78 किलोमीटर, (61 किलोमीटर), 76, 61, 58 किलोमीटर, ये काफी लंबे लंबे जो है ग्लेशियर हैं, इतने किलोमीटर के। ये सभी जो हैं ये काराकोरम श्रेणी में है। काराकोरम श्रेणी में है ये। ठीक है। काराकोरम श्रेणी में है। केदारनाथ है, केदारनाथ ये उत्तराखंड में है। कंचनजंगा जो ग्लेशियर है इसको आप नेपाल या सिक्किम में कह सकते हैं, सिक्किम में कह सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो ग्लेशियर हैं ये भारत के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं और फ्रेश वाटर के सोर्स हैं। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है, सबसे तेज है। ठीक है। ये एक पॉइंट है। इसमें से एक छोटी सी बात मैं बता दूं, सबसे अधिक क्यों है? क्योंकि बर्फ जब है ना, बर्फ ये जब क्रिस्टल के रूप में बनता है, क्रिस्टल के रूप में, तब इस पर जब सन की लाइट गिरती है, सन की लाइट, तो वो सन की लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये क्रिस्टल उष्मा को अवशोषित नहीं करता है, ये गर्म नहीं होता और ये अस्थाई होता है। फिर इसके पिघलने की दर कम होगी। तब क्या हो जाएगा? पिघलने की जो दर है वो कम हो जाएगी। अभी समस्या क्या हो रही है कि बर्फ के क्रिस्टल बनने में कम से कम 3 महीने का समय लगता है जब बारिश होती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि भारत में ठंड मात्र 15 से 20 दिन हो रही है, बर्फबारी होती है और अचानक फिर एक ही महीने के बाद गर्मी हो जाती है। उस गर्मी की वजह से बर्फ क्रिस्टल नहीं बन पा रहा है और क्रिस्टल नहीं बनने के कारण से नॉर्मल बर्फ पर जब सन की लाइट गिर रही है तो उसमें से उष्मा को अवशोषित करके और वो बर्फ काफी तेजी से पिघल रहा है। एक्चुअल घटना ये है। ठीक। तो 11 का करेक्ट आंसर आपके पास निकल के आया बी। 11 का करेक्ट आंसर है बी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। भारत के अतिरिक्त, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा समझ से बाहर की चीज है क्योंकि लाइन में गड़बड़ी है। गड़बड़ी इस बात को लेकर है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। यहां पर यह होना चाहिए कि भारतीय प्रायद्वीप के अतिरिक्त जो पर्वत हैं वो कब निर्मित हुए। एक्चुअली में ये क्वेश्चन होना चाहिए। मैं इसमें छोटी सी बात बता दूं आपको। देखिए पहली बात ये कि जो आपका पैलियोजोइक महाकल्प है ना, एरा पैलियोजोइक, ठीक, ये इसमें ध्यान रखिए कि एक होता है प्री पैलियोजोइक
प्री पैलियोजोइक, इसमें आर्कियन तथा प्री कैम्ब्रियन काल आता है। प्री कैम्ब्रियन काल आता है, दो काल आते हैं। और इसमें क्या हुआ था, अरावली का निर्माण हुआ था। प्रायद्वीपीय पर्वत हो गया, ये सबसे पुराना ये हो गया। अब आइए दूसरे नंबर पे, प्री पैलियोजोइक के बाद पैलियोजोइक आता है काल। पैलियोजोइक काल आता है और इस पैलियोजोइक काल में कैम्ब्रियन चट्टान की स्थिति थी और यहां पर विंध्याचल पर्वत का निर्माण हुआ था। विंध्याचल, ये दो एज तो हो गए, दो अलग अलग पर्वत, ये प्रायद्वीप की स्थिति हो गई, ठीक है, भारत के। अब अगर हम देखें, ये तो प्री पैलियोजोइक और पैलियोजोइक स्थिति हो गई। अब आइए जरा सेनोजोइक महाकल्प पे। सेनोजोइक जो महाकल्प होता है ना, इसको पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लायोसीन में विभाजित किया जाता है। मतलब इतने किया जाता है, इतने छोटे, इतने क्षेत्र में इसको एज में, टाइम पर विभाजित करते हैं सेनोजोइक एरा को। अब ये जो सेनोजोइक एरा है, इसी में यानी इस सेनोजोइक एरा में ही न्यू फोल्डेड माउंटेन का पूरी दुनिया में, पृथ्वी पर विकास हुआ था। न्यू फोल्डेड माउंटेन, ये प्रायद्वीप वाले नहीं थे, प्रायद्वीप थे हो गया खत्म भारत के। न्यू फोल्डेड माउंटेन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या, भारत में हिमालय को लीजिए, हिमालय, और अलग अलग जगह पे देखें तो रॉकी, एंडीज, आल्पस, ये सभी जो पर्वत हैं, ये सभी सेनोजोइक महाकल्प में डेवलप हुए थे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्रायद्वीपीय भारत में जो, जैसे अरावली हो गया, विंध्याचल, इन सब के डेवलपमेंट के अतिरिक्त जो कि प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन में हुआ, पैलियोजोइक में, और जो पहाड़ है जैसे हिमालय है, उसकी उत्पत्ति कहां हुई, तो हिमालय की उत्पत्ति एक्चुअली में सेनोजोइक कहलाएगा। और हम लोग पढ़ते हैं हिमालय को डिवीजन करते समय कि इसका सबसे ऊंचा वाला भाग ओलिगोसीन, फिर उसके बीच वाला मध्य हिमालय मायोसीन, और सबसे अंत शिवालिक प्लायोसीन। ये सब किसका हिस्सा हो गया, सेनोजोइक कल्प का हो गया, ठीक है। इसमें इसको टर्शियरी कल्प या एज के नाम से भी जाना जाता है, तृतीय कहते हैं इसको, ठीक है। तीसरा, तो 12 का जो करेक्ट आंसर आपके पास निकल के आया, अगर हम इस सेंटेंस को सही कर लें कि भारत के प्रायद्वीप के अतिरिक्त जो पर्वत है वो कब निर्मित हुए, तो वो सेनोजोइक में आएगा। और प्रायद्वीप वाले सारे किस में हो गए, पैलियोजोइक में हो गए, जैसे अरावली हो गया, विंध्याचल, ठीक है। 12 का करेक्ट आंसर यहां पर सी निकल के आया। जब वो सेंटेंस करेक्ट कर लेंगे तब 12 का करेक्ट आंसर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है, इसको नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये 69th जो संशोधन हुआ था संविधान में, संशोधन 1991 में, उसके तहत जो है नेशनल कैपिटल रीजन नाम दिया गया था दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन नाम दिया गया था संशोधन में। और इसमें जब हम एनसीटी की बात करते हैं तो कौन कौन इसमें आ जाएगा, दिल्ली तो होता ही है, इसके साथ साथ हरियाणा का क्षेत्र आता है, राजस्थान का आता है,
और यूपी का क्षेत्र आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब इसमें नहीं आता। तो करेक्ट आंसर आपके पास आ गया बी, पंजाब का क्षेत्र नहीं आएगा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी। दिल्ली तो है ही, हरियाणा, राजस्थान और यूपी का क्षेत्र इसमें आता है, ठीक है। 13 का करेक्ट आंसर निकला बी, 13 का करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? कोयले के संचित भंडार की बात करें तो सबसे अधिक कहां? झारखंड, फिर कहां? ओडिशा, फिर कहां? छत्तीसगढ़ और उसके बाद मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर यहां पे सी निकला। यहां ध्यान रखिए, भारत में 98% कोयला कहां मिलता है? गोंडवाना लैंड में मिलता है। गोंडवाना लैंड क्षेत्र में पाया जाता है या मिलता है, ठीक है, मिलता है। सबसे उच्च कोटि का जो कोयला है वो एंथ्रासाइट कहलाता है। एंथ्रासाइट जो जम्मू एंड कश्मीर के रियासी क्षेत्र में पाया जाता है। रियासी क्षेत्र में मिलता है, ये भी आप याद रखेंगे, मिलता है। भारत में अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का होता है। बिटुमिनस प्रकार का है, जिसका सर्वाधिक उपयोग इस्पात बनाने में होता है, स्टील का निर्माण में, इस्पात या लौह उद्योग में किया जाता है। कोकिंग कोल उद्योग में किया जाता है, ठीक। यहां पे एक किस्म लिग्नाइट भी होता है कोयले का, लिग्नाइट, इसको ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं। ब्राउन कोल या भूरा कोयला कहते हैं, भूरा कोयला, ठीक है। और सबसे निकृष्ट जो होता है, निकृष्ट कोयले का प्रकार वो क्या? पीट होता है, पीट होता है, पीट कोयला होता है। और ये निकृष्ट और उत्कृष्ट डिसाइड कैसे होगा? कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी है उससे। करेक्ट आंसर 14 का हमारे पास सी आया, 14 का करेक्ट आंसर जो है सी आया। ऑनलाइन टेस्ट में 1 to 5 वाला सेट नहीं मिलेगा सर, प्लीज हेल्प मी, बता दीजिए ताकि मैं भी दे सकूं टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में भाई इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट में, ऑनलाइन टेस्ट तो होता है और वो अगर सबका होता है तो इसका भी होता होगा। ये आपको ऑफिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा या मैं पूछ के आपको कल बता दूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुझे भी नहीं जानकारी इसके बारे में। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? देखिए, नेशनल वाटरवे फर्स्ट या नेशनल वाटर हाईवे फर्स्ट जो है ये प्रयागराज से हल्दिया तक, हल्दिया बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, ठीक है। ये सबसे लंबा मार्ग है, सबसे लंबा है, लगभग 1600 किलोमीटर है लंबा, 1600 से अधिक किलोमीटर का है ये। तो ये है आपका प्रयागराज से हल्दिया तक। करेक्ट आंसर सी हो गया, ये पहला हाईवे है, ठीक, फर्स्ट। सेकंड की बात अगर करें तो नेशनल वाटरवे सेकंड, ये सादिया से लेके धुबड़ी तक है ना, कहां? असम। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र। ये दो सबसे फेमस वाटरवे हैं। एक तीसरा नंबर भी है, नेशनल वाटरवे थर्ड, ये केरल में है
और ध्यान रखिएगा इसकी खास बात, इस वाटरवे में 24 घंटे नौकायन यानी बोट की व्यवस्था है, पूरी तरह से अवेलेबल है। ये ध्यान रखना है, 24 घंटे नौकायन की व्यवस्था है। ठीक है, तो इस तरह से 3 मैंने पॉइंट यहां पे लिखा है। फर्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, नेशनल वाटरवे फर्स्ट, प्रयागराज से हल्दिया तक कई सारे टर्मिनल्स इसमें बनाए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं। पटना में भी एक टर्मिनल इसमें बनाया जाएगा इसी हाईवे पर, ठीक है, जो पानी का हाईवे होगा। 15 का करेक्ट आंसर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक होता है? आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है, ये लगाइए। इसमें एक बात और भी ध्यान रखना है आपको, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना तथा राजस्थान, ये 4 राज्य जो हैं 60% से अधिक कपास का उत्पादन करते हैं। कपास का उत्पादन करते हैं। अब बाद बाकी अलग अलग राज्यों में, तो कुल मिला के प्रमुख राज्य यही है। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान। इसके लिए काली मिट्टी का होना आवश्यक है। काली मिट्टी में ज्यादा ये कपास की खेती होती है। वर्षा जो है वो 50 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए वार्षिक। वार्षिक टेम्परेचर जो है वो 25 से 30 डिग्री यानी गर्मी रहनी चाहिए इसमें। उसके बाद 200 दिनों का साफ मौसम कहता है इसमें। साफ मौसम यानी पाला रहित, कोहरा, फॉग ये सब नहीं होना चाहिए, तब जाके कपास की खेती होती है, कंडीशन होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 16 का ए आया। औसतन उत्पादन सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में होता है, लेकिन सबसे अधिक यहां महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और राजस्थान मिलकर 60% से अधिक कपास का उत्पादन करते हैं। 16 का करेक्ट आंसर आपके पास ए आया। 16 का करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होगा? क्या क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस व्हेन अ सॉप बबल इज चार्ज। एक सॉप बबल, ठीक है, इसको जब चार्ज करेंगे, चार्ज करने का मतलब क्या हुआ? किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन होता है नाभिक में, तो इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ही या तो ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पर क्या किया जा रहा है कि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जा रहा है, यानी उस पर जो है एक तरह से चार्ज दिया जा रहा है, जिसमें गेन किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जब इंक्रीज होगी तो ऑर्बिट बढ़ेगा, है ना, या फिर रेडियस उसका क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए निकल के आएगा इसमें, कि रेडियस जो उसकी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जब उसको हम चार्ज करेंगे, मतलब इस इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं बल्कि उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक ना, तो इस तरह से करेक्ट आंसर जो है ए, रेडियस जो है वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। 17 का करेक्ट आंसर आपके पास ए होता है। ठीक, प्रकाश का वेग अधिकतम कहां होता है? देखिए, लाइट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहां पे एक बात ध्यान रखना है, लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट, एक तो पहला क्वेश्चन ये कि किससे डिनोट करते हैं, सी से। सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहा? निर्वात में, निर्वात में होती है, और ये सबसे अधिक है, ये मैक्सिमम है, इससे अधिक लाइट की स्पीड नहीं होगी। तो मैक्सिमम पूछ रहा है कहां, तो वो तो निर्वात हो गया, इसमें हो गई। अब एक चीज और याद रखना है, मैं ऐसे लिख रहा हूं सी वैक्यूम। वैक्यूम, वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, उससे कम। अब सी जो है प्रकाश की चाल, इसको सी में रहने देता हूं, इसे वी भी लिखते हैं मीडियम में। गैस में थोड़ी कम हो जाएगी इससे। अगर प्रकाश द्रव में चल रही है, लिक्विड में थोड़ी और कम हो जाएगी स्पीड। और अगर ये
सॉलिड में चल रही है तो थोड़ी और कम हो जाएगी स्पीड। यानी ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, द्रव में उससे ज्यादा होगी, गैस में उससे ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा वैक्यूम में होगी। यहां कंफ्यूज नहीं करना है। प्रकाश की चाल जो है स्पीड को c से दिखाते हैं, तो c वैक्यूम मैंने लिखा है, मीडियम में इसको v भी लिखा जाता है, तो यहां c वैक्यूम लिख के आप v गैस, v लिक्विड या v सॉलिड भी लिख सकते हैं, लेकिन में कंफ्यूज नहीं होना है इसके लिए मैंने ये बता दिया कि प्रकाश की चाल कैसे घटेगी बढ़ेगी। ठीक है, तो निर्वात में सबसे अधिक होगी। 18 का करेक्ट आंसर आपके पास सी आया। 18 का करेक्ट आंसर है हमारे पास सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कॉस्मिक किरणें क्या होती है? कॉस्मिक किरणें जो होती है ये मुख्य रूप से प्रोटॉन बीम होती है। ठीक है, कहीं कहीं देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स के रूप में भी इमर्ज होती है, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में भी। तो कुल मिला के ये क्या होती है? चार्ज पार्टिकल होती है। चार्ज पार्टिकल होती है, चार्ज पार्टिकल जो ब्रह्मांड से पृथ्वी तक पहुंचती है, पृथ्वी तक पहुंचती है। हालांकि कॉस्मिक किरण के बारे में बहुत अधिक जानकारी हमारे पास अभी नहीं है। ठीक है, जितनी है उतने हिसाब से उसको हम चार्ज पार्टिकल कहेंगे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है साइंस में कि हो सकता है इसमें कुछ अनचार्ज पार्टिकल भी हो, इसमें कुछ अनावेशित कण भी हो। ठीक है, लेकिन अभी तक के अकॉर्डिंग आंसर ए है। पूरी रिसर्च इस पे चल रही है। करेक्ट आंसर 19 का ए आया। तो अभी तक अगर पूछा जाएगा कॉस्मिक किरणों में क्या, तो मुख्य रूप से प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बीम होता है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल जल की बात करें तो इसको तो हम H2O लिखते हैं, H2O। अब यहां देखिए हाइड्रोजन इसमें है, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर वाटर बनाता है। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं आइसोटॉप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 1,1, 1,2, 1,3 ये समस्थानिक है। समस्थानिक किसके भाई? तो हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के। तो यहां जो H बन रहा है वो तो इसके साथ प्रोटियम से बन रहा है। H प्रोटियम वाला है तो उससे जल बन गया। अगर हम ड्यूटोरियम के साथ देखें कॉम्बिनेशन इसका O का, तो जो हमारे पास बनेगा उसी को हम हैवी वाटर कहते हैं। और यहां से बनता है हमारा हैवी वाटर। यहां पे हम सीधे सीधे D2O लिखते हैं, D फॉर ड्यूटेरियम, हैवी वाटर। ठीक है, ड्यूटेरियम ये हो गया हमारे पास हैवी वाटर। इसका उपयोग मंदक, मॉडरेटर के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पे निकला हमारे पास D2O। ठीक है, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या हो गया? D2O। 20 का करेक्ट आंसर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया होता है? चूने, लाइम वाटर बिकम्स मिल्की, याद होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? CO2 के द्वारा दुधिया होता है। ठीक है, चूने का पानी, यहां पे देखिए चूना जो है इसको हम क्या कहते हैं? CaO। इसको कहते क्या है एक्चुअली में? इसको कहते हैं क्विक लाइम। ध्यान दीजिएगा, ये क्विक लाइम कहलाता है। ये नाम पूछा जाता है एग्जाम में। जब ये रिएक्शन करेगा H2O के साथ तो क्या बनेगा? CaOH2 और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल गया। ये CaOH2 क्या कहलाता है? इसको स्लैग्ड लाइम कहते हैं। स्लैग्ड लाइम, ये तो आपका चूना हो गया। और ये क्या होता है स्लैग्ड लाइम? इसको बुझा चूना कहते हैं, बुझा चूना। और इसका उपयोग कहां होता है? दीवार को सफेद करने के लिए। दीवार को सफेद करने के लिए हम जो लगाते हैं दीवार पर, वो एक्चुअली में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम होता है, बुझा चूना। ये कौन सा रिएक्शन होता है? ये जो रिएक्शन होता है इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें उष्मा, एक्सोथर्मिक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है? उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है। चूना जो होता है
उसके अंदर की हीट जो है पानी में डालने के बाद बाहर निकलती है। ये जो थर्मिक रिएक्शन है, एक हो गया। अब CaOH2 जो है, CaOH2 ये हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो बनाता है CaCO3। इसको लाइम स्टोन कहते हैं। ये भी नाम याद रखना है, चूना पत्थर, चूना पत्थर कहा जाता है, लाइम स्टोन, ठीक है। और ये जो है दीवार की चमक के लिए उत्तरदायी होता है। दीवार पर चूना लगाने के बाद जो उसमें चमक होती है, जिसको ब्राइटनेस कहते हैं, ब्राइटनेस, ये किसके कारण होती है? तो ये होती है लाइम स्टोन के कारण, CaCO3 लाइम स्टोन, क्विक लाइम, सेलेक्ट लाइम, लाइम स्टोन, ठीक है, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर 21 का बी, करेक्ट आंसर जो है वो आ गया बी, 21 का बी। आइए क्वेश्चन नंबर 23। लौंग क्या होता है? लौंग क्लोव जो है ये एक्चुअली में सूखी हुई कली होती है, याद रखिएगा, सूखी हुई कली ही कह सकते हैं इसको, कली के रूप में होती है जो लौंग होती है, ठीक है। तो इस तरह से देखें अगर, तो ये ड्राइड फ्लावर के रूप में होते हैं, ड्राइड फ्लावर फूल, ठीक है, करेक्ट आंसर सी, ये सूखी कली के रूप में आती है, ठीक। तो 22 का करेक्ट आंसर आपके पास आया सी, 22 का सी। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? Which of the following salt is found in maximum quantity in human bones? ह्यूमन बोन्स में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट सबसे अधिक, कैल्शियम फॉस्फेट। मानव शरीर की जो बोन्स है, हड्डियों में सबसे अधिक कौन सा तत्व? सबसे अधिक कैल्शियम, सबसे अधिक कैल्शियम होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है, करेक्ट आंसर कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक। और कैल्शियम की कमी अगर हो जाए, कैल्शियम फॉस्फेट की कमी हो जाए, तो उस कंडीशन में रिकेट्स नाम की एक बीमारी होती है, रिकेट्स, ये बच्चों में होती है। कहते हैं कि विटामिन डी की कमी है तो होगी, बच्चों में होती है, ठीक है, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी भी कह सकते हैं हम, क्योंकि विटामिन डी क्या करता है? हड्डियों पर कैल्शियम को फैलने में मदद करता है। विटामिन डी क्या करता है? हड्डियों में पर कैल्शियम के जमाव को बढ़ाता है, ठीक है। तो विटामिन डी की मात्रा कम होगी तो वो कैल्शियम फैलेगा नहीं, हड्डियों पे आएगा नहीं और वो कमजोर होता चला जाएगा। और एडल्ट में, ये तो बच्चों में हो गया, एडल्ट में ऑस्टियोपेरोसिस नाम की बीमारी जो है ये हड्डी से संबंधित है, हड्डी के कमजोर होने यानी कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी होने से संबंधित होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पर कैल्शियम फॉस्फेट हुआ, 23 का करेक्ट आंसर है सी, सी जो है 23 का करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? देखिए विटामिन जो है, विटामिन इसकी खोज की गई थी पंख के द्वारा, ठीक है। इस विटामिन को दो भाग में बांटते हैं, एक को कहते हैं वाटर सॉल्युबल जो जल में घुला होता है, एक को कहते हैं फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल में आता है बी एंड सी, ठीक। फैट सॉल्युबल में आ गया ए, ई, डी, के, ठीक। तो बी और सी जो है विटामिन वो एक्चुअली में पानी में घुलनशील है, तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो एक्चुअली में क्या होगा? बी, ठीक है, बी जो है ये पानी में घुलनशील है। विटामिन ए जो है इसको रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, रेटिनॉल। डी को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। बी में तो अलग अलग होता है, B1 थायमीन, B12 साइनो कोबाल एमीन, ये सभी कुछ केमिकल नेम होते हैं विटामिन, ठीक है। विटामिन जो सी होती है, विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है या एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। 24 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के क्या रहा है? बी और सी पानी में घुलने वाले, ए, डी के ये फैट यानी वसा में घुलने वाले होते हैं, वसा में घुलने वाले होते हैं, ये घुलने वाले होते हैं। 24 का करेक्ट आंसर आपके पास भी है।
क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। अब इसमें हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर क्या हो गया? इंडोनेशिया में स्थित है। ज्वालामुखी का नाम याद रखेंगे, माउंट मेरापी ज्वालामुखी। मेरापी ज्वालामुखी कहां है? तो इंडोनेशिया में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। हाल ही में दक्षिण भारत की किस जानी मानी कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? लीलावती नाम था उनका, लीलावती का निधन हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 35। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? आइजोल। आइजोल मिजोरम। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार पूरा जोर लगा रही है कि नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है उसको पूरी तरह से रेलवे से जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो पूर्वोत्तर का एक और राजधानी शहर जुड़ेगा और वो होगा हमारे पास आइजोल। ठीक है, 35 का करेक्ट आंसर सी। 36 पे आइए। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया। ये मोइदम कहां है? तो ये असम में है। ये मोइदम का संबंध कहां से है? असम से है। इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसके? यूनेस्को के। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में मोइदम को शामिल किया गया, असम से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 37 देखें। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप। करेक्ट आंसर यहां बी है, गणतंत्र मंडप। 37 का हमारे पास करेक्ट आंसर है बी, गणतंत्र मंडप ये रखा गया है। ठीक है, 37 का। 38 पे आइए। 44वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? 40वें कोस्ट गार्ड सा। ठीक है, कोस्ट गार्ड, तो यह है करेक्ट आंसर है। नई दिल्ली में किया गया कोस्ट गार्ड का, नई दिल्ली में किया गया। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? देखिए, कंजर्वेटिव पार्टी की लंबे समय से सरकार थी, उसकी बुरी हार हुई और जीत मिली लेबर पार्टी को। तो करेक्ट आंसर यहां पर मिलेगा लेबर। लेबर पार्टी, इसको जीत मिली है। 39 का करेक्ट आंसर आपके पास भी आया। 40, भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो करेक्ट आंसर एनआईसी। एनआईसी के साथ समझौता किया है भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करने के लिए। तो 40 का करेक्ट आंसर आपके पास ए आया निकल के, ए। उसके बाद है निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार किया जाए। समोच्च बांध, जैसे लाइनिंग बांध जो होती है, ठीक। अनुपद सस्यन, ये सब हिंदी मुश्किल। शून्य जुताई, शून्य जुताई का मतलब होता है जहां कार्बन उत्सर्जन बहुत कम हो, नहीं के बराबर हो। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा या से मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? करेक्ट आंसर यहां पर है ये भी, समोच्च बांध भी, अनुपद सस्यन भी और शून्य जुताई। ये तीनों चीजें जो होगी ये कार्बन संग्रहण में सहायक होती है। करेक्ट आंसर यहां पर 48 का निकल के आएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3। आज के समय में जैविक खेती की चर्चा हो रही है। ये जैविक खेती का संबंध भी इसी बात से है, जलवायु परिवर्तन से ही। ठीक है, कि जलवायु परिवर्तन को हैंडल करने के लिए हम लोग जैविक खेती की तरफ बढ़े, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इसी को कहते हैं। ठीक है, केमिकल का उपयोग नहीं, मैन्योर का उपयोग करके, ठीक है, अधिक से अधिक केमिकल को कम से कम यूज करें, नहीं के बराबर, और अधिक से अधिक जैविक चीजों का उपयोग करके और खेती करना, ये एक्चुअली में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में लाया जाता है। 48 का करेक्ट आंसर सी निकल के आया। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो किससे बिगड़ेगा? ये प्रेजेंस ऑफ माइंड से आंसर लगाना है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से। लकड़ी काटने से बिल्कुल बिगड़ेगा, बिगड़ता है तो लकड़ी काटने से बिगड़ेगा। सामाजिक वानिकी का मतलब हो गया कि आप फॉरेस्ट को समाज से जोड़ रहे हैं और जंगलों को लगाने के लिए समाज को प्रेरित कर रहे हैं, बचाने के लिए कर रहे हैं, तो सामाजिक वानिकी से बढ़ेगा।
वन महोत्सव करने से वनों के प्रति जागरूकता आएगी, बढ़ेगा, लकड़ी काटने से नहीं बढ़ेगा। तो 49 का करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो गया, ए। लकड़ी काटने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है, जंगल कम होता है, ठीक है, वर्षा कम होती है। और पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि वेटलैंड जो होते हैं वो किस हेतु उपयोगी होते हैं? वेटलैंड क्या करते हैं कि जो जमीन की पोषक होती है उसको पुनः प्राप्त करने में सहायता करते हैं, पहला काम, ये सही पॉइंट है। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातु जो है उसको मुक्त करते हैं। एक समय के बाद मिट्टी में क्या होता है, काफी अधिक मात्रा में हैवी मेटल जमा हो जाते हैं, भारी धातु, और वो फिर क्या करते हैं, मिट्टी को जहरीला बनाते हैं। लेकिन ये दलदली क्षेत्र जो होती है आर्द्र भूमि, ठीक है, वो उन भारी धातुओं को निकालती है पौधों के माध्यम से, तो ये पॉइंट भी सही है। और तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करते हैं। और क्या होता है कि उसमें आर्द्र भूमि में बहुत सारे प्रकार के पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो मिट्टी होती है बहने वाली, उस बहने वाली मिट्टी को रोकते हैं और नदियों में मिट्टी जाती नहीं है और नदियों का जो है गादीकरण नहीं हो पाता है, ये भी पॉइंट सही है। तो इसलिए आर्द्र भूमि जो है इन तीनों पॉइंट से संबंधित है। करेक्ट आंसर यहां पर डी निकला है, ठीक है। यहां आर्द्र भूमि से संबंधित रामसर समझौता हुआ था, यह ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि रामसर समझौता का संबंध किससे है, तो आर्द्र भूमि से है। ईरान का शहर है, शहर रामसर, वहां पर यह किया गया था, ठीक है, रामसर समझौता, ठीक। तो करेक्ट आंसर आपके पास 50 का निकल के आया डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर जो है आपके पास 50 का डी, ठीक, करेक्ट आंसर। तो जीएस का क्वेश्चन नहीं था। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।